स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। पहला पेपर आप लोगों को 18 फरवरी को देना है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डर लग रहा है, तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपने ये पूरा क्लास देख लिया ना तो हिंदी का जो डर है वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हिंदी में आप लोग 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का करके आओगे। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि हम लोग हिंदी में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, गद्यांश से पद्यांश से जीवन परिचय है, निबंध है, सब कुछ एक ही क्लास में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और आज की इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दो, ठीक है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है केवल और केवल 5000 लाइक का। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, तभी मैं आप लोगों को ऐसे हर सब्जेक्ट, मैथ का, सोशल साइंस का, साइंस का, सबका ऐसे क्लास आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग पूरी हिंदी को खत्म करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में है, बोर्ड परीक्षा 2026 में पेपर देने वाले हैं, ठीक है, और यूपी बोर्ड से हैं और डर लग रहा है ना, तो 18 फरवरी को 10th हिंदी का भैया सबसे पहला पेपर है और उसमें हम लोग 100 में 100 नंबर करके आएंगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। पूरा हम लोग समझेंगे, पूरी किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम लोग एक ही क्लास यानी कि आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं और वो क्वेश्चन समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले, ठीक है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो अब की बार 18 फरवरी को 100% गारंटी दे रहे हैं कि यही आएगा, ठीक है। चाहे वो आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न हो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे, आपका जो गद्य है, पद्य है और व्याकरण, सारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और साथ में गद्यांश पद्यांश विथ ट्रिक के साथ। अगर आपको नहीं आता आप ट्रिक से करके आओगे वहां, ठीक है, ट्रिक। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, निबंध भी देखेंगे, पत्र लेखन भी देखेंगे, साथ में जीवन परिचय भी देखेंगे, ठीक है। सब कुछ आज के इस वीडियो में पढ़ाऊंगा और वही देखेंगे जो आप लोगों का 18 फरवरी को पेपर है ना, तो 18 फरवरी को ये जो है आपका पेपर में 100% आएगा, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी के भैया बहुविकल्पीय प्रश्न से। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 18 फरवरी को आपका जो है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारा 18 फरवरी को एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखो आपका 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने जो मैंने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया ना, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया वो सारा सॉल्व कर लोगे तो 18 फरवरी के लिए ये जितने भी आपके क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी का भैया, हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लास 10 भैया यूपी बोर्ड का है और 18 फरवरी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। बस ध्यान से देखो सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो, बहुत वायरल भैया, हर साल बोर्ड में आने वाला, हर पेपर सेट में आता है और हर मॉडल पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो शुक्ल युग जो है कि कलावधि है, कलावधि का मतलब समझते हो, कलावधि का मतलब जैसे कोई है 1997 में, मतलब 1957 में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हो गई 2015 में। अब इनके बीच का जो समय है वो होता है कलावधि, ठीक है। तो मतलब शुक्ल युग कब से कब तक था, 1850 से 1900 तक नहीं, 1900 से 1920 तक नहीं, 1919 से 1938 तक, यानी कि गा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। मतलब हमारा केवल और केवल 19 साल था शुक्ल युग, मतलब 1919 से शुरू हुआ और 1938 तक था, बस। बहुत वायरल, हर साल बोर्ड पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लो, ठीक है। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ लो। ये बहुत वायरल है भैया, देखो 2021 में 22 में ये एक सेट में है, ऐसे 7 सेट में सोचो कितनी बार आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। देखो पहला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी हैं, बिल्कुल गलत है, आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी की जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगर ध्रुव स्वामिनी पूछा जाए तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी का है। और क्या भूलू के याद करूं भैया, उपन्यास विधा नहीं, आप लोग लिख लो, ये जो है एक आपका आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन कंप्लीट करते चलो तो ये भी नहीं है, ठीक है। एंड गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मित्रता निबंध के जो है राम श्याम सुंदरता नहीं, मित्रता के रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
रामचंद्र शुक्ल, यहां से आपका कम से कम 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, जितना मैं आपको कराऊंगा वो सारा पढ़ के जाना। हिंदी पेपर 18 फरवरी से पहले ये सारा छपेगा। आज हिंदी में बिल्कुल हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। बहुत वायरल है ये सारे क्लास। ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। अगला देखो, ये बहुत बार आया हुआ है भैया, 2023 में, 24 में, 25 में, एक सेट में, ऐसे कई सेट में आया हुआ है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है, जल्दी बताओ ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है भैया? हरिकृष्ण प्रेमी नहीं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। विष्णु प्रभाकर भी नहीं है, मोहन राकेश भी नहीं है। तो इसका जो है वो है खा वाला ऑप्शन हमारा, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, समझ में आ रहा ना? 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में आएगा, तुरंत छाप देना। ठीक है, और आप लोग ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी में छपने वाले प्रश्न है बिल्कुल 1000%। ठीक है, 100% छपेगा, तैयार कर लेना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और हम लोग पूरी हिंदी खत्म करेंगे। बस आप लोग अब मेहनत करो भैया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, रस मीमांसा के लेखक है भैया, 2021, 22, 23 में आया हुआ है। तो रस मीमांसा देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपके चैप्टर है, रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और बहुत वायरल है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का, तो ये है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, और ये गुलाब राय का नहीं है, भगवत शरण उपाध्याय नहीं है, जयप्रकाश भारती नहीं है। ठीक है, तो आप रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, ये सब थोड़ा तैयार कर लो। चिंतामणि भी इन्हीं की रचना है। चिंतामणि भैया बहुत बार आया हुआ है, त्रिवेणी भी इन्हीं की रचना है। तो ऐसे करके आप जो टॉप 10 आप इनका तैयार कर लो भैया, बहुत बार आता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक है भैया, बहुत बार आया हुआ है, देख सकते हो। तो सेवा सदन, सबसे पहले आप याद रखो, सेवा सदन जो है वो उपन्यास है प्रेमचंद जी का। ठीक है, ना तो जैनेन्द्र का है, ना यशपाल का है, ना जयशंकर प्रसाद, किसका है? प्रेमचंद्र जी का। अब आप लोग कमेंट करो कि भैया प्रेमचंद्र की जो 2 प्रमुख रचना जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट 2 आप रचना कमेंट कर दो। देखो, जितना मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो सारा पढ़ के जाना। ठीक है, और फिर आप 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल धुआं कर देना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ये 5वां क्वेश्चन बहुत वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि लगे कि आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो। यहीं से सारा आएगा, गद्यांश पद्यांश का जो क्वेश्चन है, प्लस आपका गद्य पद्य व्याकरण का भी यहीं से आएगा, जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है भैया। पंच परमेश्वर के भी हमारे कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, प्रेमचंद्र जी हैं, यशपाल नहीं, जैनेन्द्र कुमार। तो यहां से मैंने एक अभी यहां प्रेमचंद जी का कराया है सेवा सदन, और एक आप लोगों का है पंच परमेश्वर। तो ये दोनों याद रखना, एक तो पंच परमेश्वर और एक हमारा भैया है सेवा सदन, सेवा सदन। ठीक है, ये दोनों किसका है? प्रेमचंद्र जी का। बहुत वायरल है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया हूं, 2023 में आया हुआ है, और आप एक कोड में है, ऐसे 8 कोड में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत वायरल है। क्वेश्चन नंबर 6 पंच परमेश्वर के जो है प्रेमचंद्र जी हैं। अगला ये क्वेश्चन बहुत वायरल है भैया, 2000 आपका देखो 2023 में आया हुआ था। देखो लिखा हुआ है पाचांग दर्शन के रचनाकार है। पाचांग दर्शन जो है उसके रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी, या लल्लू लाल, या सदल मिश्र, या ईसा अल्लाह खां। जल्दी बताओ, बहुत वायरल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये है भैया शुक्ल जी का, मथुरानाथ शुक्ल जी का, बहुत वायरल क्वेश्चन है ये आप लोगों का पाचांग दर्शन बहुत वायरल है। ठीक है, देखो आप लोगों को अब मेहनत करना है। मैं आप लोगों को ऐसे हर सब्जेक्ट का क्लास लाने वाला हूं, हर सब्जेक्ट का। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप लोगों को ऐसे बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल तैयार कर देंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो भैया, ये बहुत वायरल है। हंस पत्रिका के संपादक थे, 2023 में बहुत बार आया हुआ है भैया, बहुत बार। ठीक है, मैं एक बार नहीं कह रहा हूं, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी देखो, मुंशी प्रेमचंद जी, या जयशंकर प्रसाद, या निराला, या महादेव वर्मा। तो प्रेमचंद्र जी हैं भैया हंस पत्रिका के संपादक, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं हंस पत्रिका के संपादक। ठीक है, बहुत वायरल है। 8 क्वेश्चन हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत वायरल है भैया, हर साल आता है। ठीक है, एक कोड में 2024 में आया हुआ था। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। इन चारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किसके हैं भैया? पानी के प्रचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा। जल्दी बताओ किसके हैं भैया, किसके हैं? तो वो है हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हमारे
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और भैया बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत वायरल रचना है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत बार आया हुआ रचना है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखो, बहुत बार आया हुआ है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 4 में से किसको माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना जाता है जल्दी बताओ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है। तो ये हो गया 10 में 10 प्रश्न 18 फरवरी में छपने वाले, 18 फरवरी में बिल्कुल छपेगा। सारा आप लोग नोट कर लेना, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत वायरल है। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज खत्म हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन भैया, बहुत वायरल है भैया, हर साल आता है। अब मैं आपसे यही कहूंगा, जितना पढ़ा रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, उसके बाद आप देखना कि बोर्ड एग्जाम में जब 18 फरवरी को इसको आपको पेपर दिया जाएगा ना, और आप कहोगे सर कमेंट बॉक्स में कि जो आपने बताया था वही आया, जैसे मुझे हाथ में पेपर दिया, बस खत्म, समझो आप भर के आ गए ओएमआर सीट में। देखो लिखा हुआ संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो भैया इसका राम दास गौड़ नहीं है, श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी। भैया खा वाला ऑप्शन सही है, जल्दी से कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन भैया बहुत वायरल, दीप जले शंख बजे के भैया रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? दीप जले शंख बजे के हमारे कौन है बताओ? प्रभाकर जी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बिल्कुल सही। शांति प्रिय द्विवेदी नहीं है, राम वृक्ष में नहीं, देवेंद्र नहीं। तो भैया ये है हमारा दीप जले शंख बजे के जो है वो प्रभाकर जी हैं, ठीक है, प्रभाकर जी। देखो अब आप लोगों को ऐसे में आपको हर सब्जेक्ट, मैथ का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, इंग्लिश का भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, हम लोग बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में एकदम से टॉपर बन के दिखाएंगे, ठीक है, टॉपर बन के दिखाएंगे। बस आप लोग तैयारी कर लो, ठीक है। और ऐसे में आपको हिंदी इंग्लिश सबका कराएंगे। अगला आ जाओ, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? 2025 का क्वेश्चन है। बादल की मृत्यु जो है वो किसकी रचना है जल्दी बताओ? उपेंद्र नाथ सक्का नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं, राम कुमार वर्मा जी का। किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। बादल की मृत्यु बहुत वायरल रचना है, और ये सब क्वेश्चन बहुत वायरल है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है भैया। आप लोग बार बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक ना याद हो जाए पढ़ो। इसका नोट्स बना लो भैया, लास्ट टाइम है मैं वही दूंगा जो बिल्कुल 1000% पेपरवा में छपेगा, वही देंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ भैया। कलम का सिपाही किसकी रचना है? 2021, 22, 23 बहुत बार आया हुआ है। देखो कलम, कलम क्या है? हम स्टूडेंट के लिए कलम जो है बच्चा, कलम, कलम क्या है? एक अमृत है भैया, अमृत है। मतलब अगर आपको कलम ना दें ना तो सब कुछ खराब है, ये कलम हमारे लिए अमृत है। तो कलम किसकी रचना है बताओ? अमृत राय की है, ठीक है। गुलाब राय की नहीं है, मुंशी साखनी है, वैद्यनाथ का नहीं है, जो है वो अमृत राय का है। बहुत वायरल रचना है भैया, ये 18 फरवरी में छपेगा भैया, छपेगा। तो बस तैयार आपको करना है, बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं वही आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला बहुत वायरल क्वेश्चन है। 15 नंबर, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक, इन चारों में से जो शुक्लोत्तर युग है उसके लेखक कौन है भैया? राधा शरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती? जल्दी बताओ कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती बहुत वायरल है भैया। जो शुक्लोत्तर युग है इसके आपके हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती जी। तो ये आपको 2023-24 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेना है जब आपको 15 मिनट पेपर पढ़ोगे ना, जब वहां जहां बोर्ड में बोर्ड का पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा सर ने जो बताया था वही आया, सर ने जो बताया था वही आया, बस हमने याद नहीं किया। तो इसलिए आज ही याद कर लेना, आज सुबह उठ के तुरंत याद करो जो जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ऐसे डेली क्लास होगा, तो अगर आपने नहीं याद किया तो वो आपके लिए भार हो जाएगा। देखो 16 नंबर, ये कथन और कारण वाले, कथन ए कारण बी। देखो शुक्ल युग के हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ भैया। शुक्ल युग में सही बात है, हिंदी गद्य साहित्य का बहुत अच्छा विकास हुआ था। इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंध की रचना की, बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन ए जो है और कारण दोनों सही है, और सही व्याख्या भी दे रहा है, बिल्कुल सही। और सारा हमारा गलत है भाई। सही व्याख्या लगे तो आप ए वाले को टिक लगा देना, सही व्याख्या ना लगे आप बी वाला, सी वाला, इसको टिक लगा देना। जो आपको लगे, पढ़ने पे आपको पता चल जाएगा। कथन और कारण वाले क्वेश्चन हमें और भी आसान लगते हैं। 2 ही क्वेश्चन आएगा, एक मैंने करा दिया, एक और अभी आपको करा देंगे, टेंशन मत लो। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। तूफानों के बीच रचना विधा है। तूफानों के बीच रचना जो है वो कौन सी विधा का है? 17 नंबर। कहानी नहीं, उपन्यास नहीं, एकांकी नहीं, रिपोर्टज है। क्या है? रिपोर्टज।
ठीक है, ये है हमारे 17 नंबर क्वेश्चन। ये यूपी बोर्ड का ऐसा क्वेश्चन है ना जो 18 फरवरी में छपने वाला है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि देखो, हम आप लोगों के लिए अगर दिन रात मेहनत कर सकते हैं तो आप भी पढ़ाई में मेहनत करो। 18 फरवरी से पहले ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और भी मैं आपको कराऊंगा, जितने भी हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट, आप सब मैं करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग तैयार हो जाओ और सारा क्वेश्चन तैयार कर लो। देखो यहां आपका आ गया, निम्नलिखित में से रीतिकाल की समय सीमा है भैया, 2023-2025 का क्वेश्चन है। रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक है भैया? 1643 से 1843 तक, बिल्कुल सही है। 1643 से 1843 तक हम लोग रीतिकाल को मानते हैं। और ये हमारा गलत है, 1343 1643, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहां हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। रीति मुक्त, देखो एक होता है रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों का नाम भैया। रीति मुक्त काव्यधारा घनानंद जी हैं, बोधा ठाकुर भी हैं, इसलिए हमारा का और खा दोनों हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि अगर आपको ऐसा मिले विकल्प का खा दोनों, विकल्प फर्स्ट सेकंड दोनों, तो इस टाइप के ऑप्शन एकदम 100% सही होता है। मैंने आप लोगों को एक बार बताया है ट्रिक में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सही है, तो आपको बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। गंगा लहरी रचना है, किसकी रचना है? पद्माकर जी की। बिहारी की नहीं है, भूषण की नहीं है, मतीराम की नहीं है। जो गंगा लहरी है वो पद्माकर की रचना है। ठीक है, पद्माकर जी की रचना है। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बिल्कुल हो गया कंप्लीट भैया, एकदम 100% भैया, एकदम 100%। 18 फरवरी में छपने वाला, 18 फरवरी में छपेगा। बस अब आप लोगों को पढ़ लेना है, जितना मैंने पढ़ाया है पढ़ लो। बस आपको भाई जाओ 18 फरवरी में छाप देना, OMR शीट में तुरंत रंग देना, टेंशन नहीं लेना है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारा पढ़ के जाओ, फिर आप देखो सब ने जो बताया था वही आया। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हूं इससे पहले। 99 मार्क्स हिंदी में, 98 मार्क्स, 97 मार्क्स, 96 मार्क्स, बहुत सारे बच्चे लाए हैं। तो अब की बार आपकी बारी है, तैयार हो जाओ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन भैया, केशव दास काव्यधारा के कवि है भैया। किस काव्यधारा के कवि हैं? 2023 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एक तो है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध, एक रीति मुक्त, एक है प्रयोगवादी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर ये हमारे किस मतलब धारा के हैं, जल्दी बताओ, बहुत वायरल है। तो ये रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध नहीं है, रीति मुक्त नहीं है, प्रयोगवादी नहीं है। ठीक है, प्रयोगवादी तो वैसे भी नहीं है, सब रीति में से आपका रीतिबद्ध है। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल वायरल है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषता 2021-22 में आया क्वेश्चन भैया। 4 ऑप्शंस हैं, अब इसमें से 2 विशेषता मैं आपको बता देता हूं। का वाला जो घोर वैश्विकता भी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है, ये गलत है, ये गलत है। अब अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यहां तीसरा जो ऑप्शन बन के आएगा, विकल्प का व फिर खा दोनों, ऐसे बन के आएगा और आप तुरंत वही लगा देना। ठीक है, तो ये आपका बन के आएगा, लेकिन आपका सही है का और खा, यानी कि घोर वैश्विकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं भैया। 23 नंबर क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया? 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो साकेत है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? देखो सबसे पहले आपसे ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिवोध या नागार्जुन। ठीक है, तो साकेत जो है वो है मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। और ये क्वेश्चन भैया 18 फरवरी के लिए वायरल भी है, 18 फरवरी के लिए वायरल भी है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, और इसमें लिखा हुआ है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 2023 और 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में नहीं, 1959 में। और 1953 ये आपका गलत है, 43 और 1979 गलत है। 1959 में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। अब आप लोग कमेंट करो कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, साथ में आप लोग ये भी कमेंट करो कि जैसे आप लोगों का अज्ञेय जी ने भैया सप्तक का प्रकाशन किया था, तो आप लोग कमेंट कर दो बस। ठीक है, एक आप लोग कमेंट कर दो दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था। मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, और आप लोग ये ध्यान रखना कि 1959 से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो बस आप समझ गए। आगे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, बहुत वायरल है। तो ये है ऑप्शन नंबर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। जल्दी बताओ राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो वो है भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं राम की शक्ति के पूजा के रचनाकार। ठीक है, तो यहां हमारा का वाला ऑप्शन सही है और यहां से आपका 25 में 25 प्रश्न जो है वो बिल्कुल पक्का हो गया और 25 में 25 नंबर पक्का हो गया 18 फरवरी पेपर के लिए। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, बस जाना है वो एमआर शीट में आपको छाप कर चले आना है बस। ठीक है, तो ये हमारे हैं ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ भैया, इसमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इन चारों में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? 2023 का क्वेश्चन है। ज्ञानदीप नहीं है, युगवाणी है, प्रेम वाटिका नहीं है, छड़दा नहीं है। ठीक है, तो ये जो युगवाणी है ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचना और वायरल है भैया। अब भैया ये बताओ सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस रचना पे मिला था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जल्दी कमेंट करके बताओ। अगला आ जाओ, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? 2025 का क्वेश्चन है। तार सप्तक के जो कवि हैं, तार सप्तक जो मैंने अभी पढ़ाया है, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक, ये अभी मैंने बताया ना। ठीक है, याद रखना, दूसरा जो है 1900 आपका तीसरा 1959 में हुआ था और दूसरा जो है वो 1951 में हुआ था। ये दोनों चीज याद रखना, बहुत बार आया हुआ है तार सप्तक। ठीक है, और इसको जो कहा था अज्ञेय जी ने वो कहा था राहों के अन्वेषी कहा था। क्या कहा था? राहों के अन्वेषी। ठीक है, और साहित्य सहचर नहीं कहा था, नई धारा नहीं, पथ के साथी भी नहीं कहा था। तो याद रखना कि वो जो कहे थे वो हमारा राहों के अन्वेषी कहा था। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट कर दो। ठीक है, अगला आ जाओ, यहां लिखा प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सी है? इन चारों में से प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सी है? देखो, रस का मतलब आधारित ग्रंथ नहीं है, आसनादाताओं का प्रश्न, नवीन उपमाओं का प्रयोग, नवीन उपमाओं का प्रयोग जो है वो हमारा है प्रयोगवादी की काव्यधारा की विशेषता। यानी कि हमारा यहां गा वाला ऑप्शन सही है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, थोड़ा सा हम लोग वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आया हुआ है। ठीक है, अब यहां आप देखो, ठीक है, यहां आप देखो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। देखो यहां एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तार सप्तक के कवियों को किसने कहा था? अज्ञेय ने। ठीक है, क्या कहा था? राहों के अन्वेषी। वही क्वेश्चन यहां घुमा दिया। देखो, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों का अन्वेषी कहा? बताओ किसने कहा था? अज्ञेय जी ने ना। नागार्जुन ने थोड़ी कहा था, भवानी प्रसाद मिश्र ने, रामविलास ने, अज्ञेय जी ने कहा था। क्योंकि अभी आपको उस अगले क्वेश्चन में लिखा था कि अज्ञेय जी ने क्या कहा था, तो क्या कहा था? आपका राहों के अन्वेषी। और यहां वो कहा, किसने कहा? तो वो अज्ञेय जी ने। देखो, एक ही क्वेश्चन से 2 प्रश्न तैयार हो गया, 2 प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला भैया। 30 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण। कथन ए है, कारण आर है। ऋतु काल को हिंदी कविता का श्रृंगार काल कहा जाता है। बिल्कुल सही है, और इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया। बिल्कुल सही। देखो, मैंने हिंदी में बहुत सारे देखे हैं ना कथन और कारण वाले, उसमें ए वाला ही सही होता है। कथन ए और कारण दोनों सही है, तथा ये सही व्याख्या भी दे रहा है। यहाँ कथन ए कारण से सही व्याख्या, ये वाला गलत है, नहीं वाला ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहां मैंने देखा भैया कि का वाला सही ही होता है। ठीक है, का वाला सही होता है। तो अगर आपको तुक्का लगाना होगा तो शायद आप का वाले पे ही लगाना। ठीक है, बहुत आसान होता है, का या गा वाले पे। ठीक है, ये हमारे हो गए 30 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा भैया, कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग भैया तैयार हो जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए। ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का पेपर 2026 का। ठीक है, आप लोग देख लो, और ये पेपर हम एक दिन बाद सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर लेना पूरा सोल्यूशन के साथ भैया। ये बोर्ड का है पेपर, पूरा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा भैया। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन है भैया पेपर में छपेगा। तो इसलिए आज ही आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को ऐसे मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर लाऊंगा और मैंने इसको बहुत ज्यादा मेहनत किया है। इस पूरे पेपर का हम लोग सॉल्यूशन समझेंगे। बस आप लोग तैयार हो जाओ। देखो, अब आप लोगों को लापरवाही नहीं करना है, मेहनत करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, तो ये पेपर आप लोगों के लिए बस कल सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, इसको हम रख देते हैं और फिर आप लोग तैयार हो जाओ। देखो, इसमें लिखा हुआ है निर्देश, जो प्रश्न संख्या, देखो इसमें आप लोगों का 31 है, 31। ठीक है, ये 31 है। उचित कूट के माध्यम से आप सुमेलित कीजिए, उचित कूट के माध्यम से इसको आपको मिलान करना है। न्यू पेपर पैटर्न में आया हुआ है, न्यू पेपर में ये मिलान आएगा।
और ये जो बताएंगे ये बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल ट्रिक से। देखो अगर आपको तीनों में कोई एक पता है, बिहारी लाल जी हैं रीतिकाल के, कोई एक पता हो तो पहले का दूसरा, इसमें पहले का फर्स्ट गलत है, पहले का तीसरा गलत है, पहले का दूसरा सही है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, मतलब पहले का जो है वो हमारा ये वाला सही है, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसलिए हमारा देखो, अब आप इसका जो है देखो, इसको आप पहले से मिला दो, द्विवेदी युग और इसका जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग, लो हो गया। देखो एक अगर आपको आता है तो दो आप ऑप्शन में देखकर बिल्कुल सही मिला सकते हो, तो ये हमारा हो गया बी वाला सही, यानी कि खा वाला। अगला आ जाओ, ये अब आपका आ गया भैया व्याकरण, बहुत वायरल लिखा हुआ, नाना नाना वाहन नाना वेसा विहस शिव कोहु मुख काहू विपुल मुख काहू और बिन पद कर कोहू को बहु पाऊं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें आपको रस बताना है, 2023 का क्वेश्चन भैया। ये जो है नाना वाहन, मतलब उनका जो है वेशभूषा देखकर हंस रहे थे, इसलिए हमारा हास्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य रस। और सबसे बड़ी बात है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है भैया? हास्य का हास होता है। सभी याद कर लेना भैया जितना मैं आपको करा रहा हूं। करुण रस का क्या होता है? करुण का सुख होता है। ये दो चीज आप याद रखना भैया, क्योंकि बहुत जरूरी है ये दो चीज जानना, ठीक है। और अगर हंसना आए तो हास, करुण रस आए तो रोना आएगा, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। देखो यहां आ गया ना करुण रस का अस्थाई भाव, बताओ 2023 24 25 26 हर साल आता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्रोध है? नहीं, शोक है। शोक, जैसे आपका कोई भी मन चाही चीज नष्ट हो जाए तो आप लोग शोक करते हो, वही चीज है ये, ठीक है। तो अगर हास रस का आए तो क्या बताओगे? हास, जो ये चीज है, ठीक है। बस हो गया। आगे आ जाओ, यहां हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त में कौन सा हमारा अलंकार है भैया? कौन सा अलंकार है? बहुत हमारा वायरल है, पीपर पात सरिस मंडोला 2023 24 25 में आया हुआ है, बहुत ज्यादा वायरल है। और यहां आपके जो आपके हैं वो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर हमारा अनुप्रास अलंकार। अब कितने बच्चों को ये 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता है? इसमें हमारा कौन सा है भैया? इसमें हमारा है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, आगे ये देखो, ये है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें हमारा कौन सा है? रूपक अलंकार। ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है भैया रूपक अलंकार, क्योंकि यहां हमारा तुलना हो रहा है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चा जो 1000% पेपर में छपेगा। बहुत वायरल क्वेश्चन है ये सारे, आपको करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया, बस ऑब्जेक्टिव जितना करा रहे हैं कर लो। अगला आ जाओ 36 नंबर, जो सिमरत सिद्ध हुई गण नायक कविवर बदन और करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि सास शुभगुण सदन, इसमें हमारा कौन सा छंद है? 2024 में आया हुआ है। तो ये हमारा एक सोरठा है, क्योंकि बड़ा है तो सोरठा होगा, ठीक है। सोरठा है, ठीक है, सोरठा बहुत वायरल है। एक और हम लोग करेंगे, ये देखो, किस छंद में प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम मात्राएं होती हैं? तो सभी को पता है रोला में होता है, ठीक है। रोला में, दोहा चौपाई ये सब नहीं, समैया नहीं, ठीक है। हमारा जो है वो रोला में होता है। 37 क्वेश्चन सोचो। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि वर्षा होती तो अन्न उपजता। भैया बताओ ये क्या है? मतलब हम क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं, संकेत। ऊपर देख के आप कह रहे हो कि वर्षा होती तो अन्न उपजता, तो यहां एक संकेत है भैया, हम संकेत कर रहे हैं भैया। अगर ये सब नहीं आता ना, ट्रिक भैया, ट्रिक से पढ़ा देंगे। आप कहोगे तो मैं आपको ट्रिक ले आऊंगा भैया, पूरा समझ जाओगे। इसमें वाक्य का भेद विधान नहीं है, संदेह नहीं है, इच्छावाचक नहीं, संकेतवाचक है। चलो आप लोग बताओ कि भगवान तेरा भला करे, इसमें कौन सा है? तो इसमें हमारा इच्छावाचक है, कि हमारा इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन इसमें जो है वो हमारा संकेतवाचक है, ठीक है। समझ में आ रहा ना भाई? समझ में आना चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिना खाना खाए पिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल तैयार हूं, मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। अभी आप लोग देख लो, देखो 39 नंबर, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन। अगर कर्मवाच्य में परिवर्तन करना तो द्वारा शब्द जिसमें लगा है वही सही हो जाएगा 2024 में। देखो मेरे द्वारा पत्र बिल्कुल सही, इसमें द्वारा नहीं लगा है, गलत है। इसमें द्वारा नहीं लगा, गलत है। इसमें गलत है, तो इसमें द्वारा लगा हुआ, इसलिए हमारा ये कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, विकारी पद के कितने भेद होते हैं? विकारी पद जो होते हैं उनके कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, 3 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 4 भेद होते हैं। तो ये हमारे हो गए 40 में 40 क्वेश्चन।
और ये जो है 18 फरवरी को छपने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल छपेगा भैया, बिल्कुल छपेगा, बस आप लोग तैयार कर लो। बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए स्पेशल है 18 फरवरी बोर्ड पेपर के लिए, बिल्कुल 1000% भैया इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बस आप लोग तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले आप पूरा तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वायरल है। अब आ जाओ भैया, बहुत वायरल चीज आ गया कि इसमें हमारा निम्न में से अनु जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। अब बहुत सारे बच्चे देखेंगे, कहेंगे सर जी इसमें तो अनु सब में प्रयोग किया गया है, इसमें आगे अनु लगा है, इसमें भी आगे अनु लगा है, इसमें भी अनु लगा है, इसमें भी अनु लगा। लेकिन एक बात समझो कि अगर आधा ता लगा हो, आधा रा लगा हो, तो इसमें हमारा वो चीज मतलब अनु नहीं माना जाएगा, इसलिए हमारा ये नहीं माना जाएगा, मतलब नहीं है। अनुतीर्ण, जो अनुतीर्ण, ये हमारा अनु आगे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बस ये 2024-25 का क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं। ये देखो निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उपसर्ग मतलब गुरुजी आगे लगता है तो नी लगा हुआ है, भैया नी नहीं लगा हुआ है, आधा रा ऊपर लगा हुआ है, देखो, इसलिए हमारा नी और ये आधा रा ये हो जाएगा इसका उपसर्ग, तो नी नहीं होगा, गुड़ भी नहीं है, ये निर हो जाएगा। तो बच्चा थोड़ा ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल वायरल है यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए, और आप लोग छाप कर आओगे। बस थोड़ा सा मेहनत करना है आप लोगों को, जितना आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखो अगला 43 नंबर, दशानन में कौन सा समास विग्रह है। देखो दशानन में क्या है, 10 है मुख जिनके रावण, बिल्कुल सही, 10 है मुख जिनके, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब आपको सभी को पता है कि 10 है मुख जिनके रावण, अर्थात ये हमारा का वाला ऑप्शन सही है, का वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल वायरल है। आगे आ जाओ, आगे पंचवटी में कौन सा समास है। मैंने आपको बार बार बता रखा है बच्चा कि अगर गिनती आए, गिनती 5 3 2, तो ये याद रखना हमारा दीर्घु समास होगा। जैसे पंचवटी, त्रिलोचन, ऐसे बहुत सारे हैं, त्रि मतलब 3 आ गया। और अगर ऐसा आ गया माता हाइफन पिता, भाई बहन, ठीक है, और भी आप बहुत सारा लिख सकते हो, ठीक है, और भी आप लिख सकते हो, जैसे शहर गांव। अगर ऐसा है तो वो याद रखना क्या होता है, द्वंद्व समास। क्या होता है बच्चा, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें हमारा हाइफन लगा हुआ है, इसको आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा कर्मधारणी द्वंद्वनी दीर्घु समास है, दीर्घु समास है, पंचवटी दीर्घु समास है, और ये 18 फरवरी को छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल वायरल है, ठीक है। आगे आ जाओ, 45 नंबर क्वेश्चन। धनुष का पर्यायवाची नहीं है। इसमें हमारा धनुष जो है, धनुष का पर्यायवाची नहीं है, असीम नहीं है, कुलीस नहीं है, कोदंड, मतलब ये सब है, कोदंड नहीं है, ठीक है, पवी भी है। तो ये हमारा हो गया बहुत वायरल क्वेश्चन 45। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन, अंबर और वसन का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से अंबर और वसन किसका पर्यायवाची है, बताओ। अंबर और वसन किसका पर्यायवाची है, कमल का नहीं, कपड़ा का है, ठीक है। वसन मतलब व्यसन, सभी को पता है कपड़ा का है। देखो सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना है, अब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको एक बार पहले क्लास को देखो, एक बार पढ़ो, तो आप नोट मत करो, एक बार पढ़ो। एक बार पढ़ने के बाद सेकंड बार आप क्या करो, थोड़ा जल्दी करके, मतलब 2x पर वीडियो करके, 2x का मतलब है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो 2x पे कर दो, जल्दी जल्दी बोलेंगे, और आप रोक कर क्या करोगे, उसमें आप नोट बनाओगे। सभी स्टूडेंट छोटा सा नोट्स बना लो, जो इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं वो नोट्स बनाने के बाद आप मॉर्निंग में उठो और उसको भैया ऐसा रिवीजन करो ना कि लगे एकदम 100% आएगा, रिवीजन करो, ठीक है, ताकि अब आप लोग एक भी क्वेश्चन भूलो ना, बोर्ड एग्जाम में जाओ, छापो, लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं, जो आएगा वही बता रहे हैं, इसके बाहर नहीं आएगा। और आप लोग अगर तैयार कर लिए तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो, और अब आप लोगों को टॉपर बनना है, और टॉपर बनोगे, मैं आप लोगों के घर आऊंगा भैया, आप लोगों के घर आऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को भैया अपना जो है टी-शर्ट दूंगा, आप लोगों को गिफ्ट दूंगा, आप लोगों को पूरा बुक दे दूंगा। जैसे आप 11th में चले जाओगे ना, तो आपको पूरा बुक का सेट दे दूंगा, आप लोग पूरा आराम से पढ़ाई करो, और भी जो हो सकता है वो मैं करूंगा। बस आप लोग मेहनत करो, ठीक है, पढ़ाई करो भाई, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो, और हमारे साथ टहलोगे, आप लोगों को टूर भी कराऊंगा, बहुत मजा आएगा। बस आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। अगला आ जाओ, 47 नंबर, अच्छी शब्द का तद्भव है। अच्छी का आंख नहीं, कान नहीं, अच्छी है ना, अच्छी का आपका क्या हो जाएगा बताओ, अच्छी, हाँ
देखो आंख का जो होता है वो आँच ही होता है, आंख का आँच ही होता है, कान भी नहीं होगा, ये सब हमारा गलत है। जो आंख है ना, आंख का हमारा आँच ही हो जाएगा, ठीक है, और ये सब हमारा गलत है। जैसे उल्टा आता ना, मतलब आंख का जो होगा, आंख अगर आ जाए तो उसका आँच ही हो जाएगा, और अगर अच्छी आ जाए तो आंख हो जाएगा, ठीक है। बहुत वायरल है 18 फरवरी के लिए, बिल्कुल 20 में 20 आप मोया मार्कशीट में करके आओ। अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस तैयार कर लो। आज मैं आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा दे रहा हूं। आगे आ जाओ। नेह का तत्व होगा, एक नंबर का नेह का होगा स्नेह, ना तो नक्षत्र होगा, ना नवीन होगा, ना निष्ठुर होगा, हमारा स्नेह हो जाएगा, ठीक है, घा वाला। तो ये 48 नंबर क्वेश्चन है बच्चा, बिल्कुल बार बार आने वाले प्रश्न है, बार बार आते हैं, बार बार 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और जितने बच्चे को पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आता, मान लो आप बहुत कमजोर हो, तो नोट बनाओ, बार बार लिख लिख कर पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो भाई। मैं कहता हूं आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लिख लिख कर पढ़ो, ठीक है। जब आप लिख लिख कर पढ़ोगे तो वो माइंड में आपके छप जाएगा, ठीक है, बस। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने चले गए और मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो वहां आप जब आप ऐसे जाओगे तो वहां पेपर को, कॉपी को सादा मत छोड़कर आना, सादा पेज नहीं पे रहे बच्चों, नहीं आता, आप उसके स्थान पर कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, ठीक है, लिख दो, ठीक है, उसी से मिला जुला के लिख दो। लिखने के बाद एग्जामिनर आपको अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर दे ही देगा। देखो एग्जामिनर कहता है कि बच्चा कुछ लिखे तो सही, हम नंबर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सोचता है कि बच्चे ने अगर कुछ भी लिख दिया तो हम नंबर दे देंगे, और अगर आप कुछ लिखकर नहीं आओगे तो भैया 0/0 मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। अगला आ जाओ 49, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन 2025 का है, तो तद का होगा तस्मय, तस् नहीं होगा, तौ नहीं होगा, तौ नहीं होगा, तस्मय हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव 50 नंबर, आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ताभ्यास शब्द में विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति नहीं, सप्तमी नहीं, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, घा वाला ऑप्शन से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव, 50 में 50, जहां से आपके भैया 18 फरवरी में, 18 फरवरी पेपर में भैया, 18 फरवरी, ठीक है, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा भैया। यहां से आपका 20 में 20 नंबर, 20 में 20 नंबर पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का, कोई नहीं रोक सकता। जो मैंने बताया हूं वही आएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग भैया पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई करो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आराम से पढ़ाई करो। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इसी नंबर पे 99 18 86 31 96। शेयर करना आज के इस वीडियो को। अब हमारा ये पार्ट 1 है ना, अब पार्ट 2 में जो रहेगा वो आप लोग तैयार रहना। पार्ट 2 जब आएगा ना तो उसमें क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, देख लो, आप लोग देख लो। उसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा। एक तो आपका गद्यांश पद्यांश रहेगा, पूरा जो भी चीजें उसमें होगा गद्यांश पद्यांश। उसमें आपका जीवन परिचय पढ़ा देंगे, जीवन परिचय, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको पढ़ा रखा है पार्ट 2 में, कल ही क्लास आएगा पार्ट 2। और तीसरा मैं आपको निबंध पढ़ा दूंगा उसमें, और इसमें आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश पद्यांश सब रहेगा। चौथा आपको पत्र पढ़ा दूंगा, लगभग 2 घंटे की क्लास रहेगी, वो पार्ट 2 वाला 2 घंटे की क्लास। बस आप लोग तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 1 में सारे 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, जो यूपी बोर्ड एग्जाम भैया, यूपी बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 हिंदी के लिए। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा क्लास 10 हिंदी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, साथ में पद्यांश भी बताएंगे, ठीक है। मतलब आज के बाद आपको गद्यांश और पद्यांश में कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड यानी कि आधारित प्रश्न आते हैं वो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को जो संस्कृत का गद्यांश है ना, जो आपके संस्कृत में आते हैं ना गद्यांश और पद्यांश, जो भी जितने भी आपके गद्यांश हैं, मतलब संस्कृत का, और साथ में पद्यांश है, ठीक है, वो भी बताएंगे। टेंशन मत लो, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश भी बताएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग सबसे पहला अगर हम खंडवा में देखें तो सबसे पहला आता है भैया गद्यांश, ठीक है। और वो होता है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पे आधारित प्रश्न, जो आपका होगा पाठ्यखंड में जो आपके गद्यांश है ना उससे आधारित प्रश्न होंगे। और 3 प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, आपको 6 अंक मिल जाएगा, मतलब 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने गद्यांश कर लिया। देखो अभी मैं आपको गद्यांश और पद्यांश का ट्रिक भी बताएंगे, गद्यांश और पद्यांश का ट्रिक,
ट्रिक, ठीक है, ध्यान रखना आप चुटकियों में पहचान जाओगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ट्रिक से हम लोग समझेंगे, गद्यांश पद्यांश का ट्रिक भी बताएंगे, आप तुरंत पहचान जाओगे। ऐसी वीडियो पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। आप गद्यांश पद्यांश को तुरंत पहचान जाओगे, साथ में आप उसका उत्तर भी ट्रिक से लिखोगे। अगर नहीं आता तो उत्तर भी आप ट्रिक से लिखोगे, ठीक है। चाहे आपका रेखांकित अंश हो या संदर्भ हो, प्रसंग हो, व्याख्या हो, सब ट्रिक से लिखोगे, ठीक है, टेंशन मत लो। दूसरा आपका प्रश्न होता है पाठ्यखंड में निर्धारित पद्यांश पर प्रश्न, वो भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा, 3 प्रश्न रहेगा और आपका 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा 6 नंबर का। अब आता है भैया संस्कृत खंड का जो गद्यांश है वो 5 नंबर का, संस्कृत खंड का पद्यांश जो है वो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स देखेंगे, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश और आपके जो इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है सब इस वीडियो से आपका भैया 6 नंबर गद्यांश, 6 नंबर पद्यांश, 5 नंबर संस्कृत का गद्यांश और 5 नंबर संस्कृत का पद्यांश, ठीक है, हम लोग पक्का करेंगे। मतलब इस वीडियो से आप लोगों का भैया 12 और 10 22 नंबर पक्का हो जाएगा, 22 अंक पक्का हो जाएगा, बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए, बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए आपका 22 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, जो हमारा गद्यांश है उसका ट्रिक सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, फिर पद्यांश का ट्रिक, फिर पद्यांश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो हम लोग गद्यांश से शुरुआत करते हैं, ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपका आता है गद्यांश का ट्रिक, ठीक है। देखो अगर आप ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ गए ना तो आप 2 मिनट में पहचान जाओगे आखिर हमारा पाठ कौन सा है, साथ में लेखक कौन से हैं गद्यांश में, ठीक है। मतलब आपका ये जो 2 नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अगर आपको रेखांकित अंश भी नहीं आता तो वो भी ट्रिक से भी करोगे, ठीक है, बहुत वायरल है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मित्रता, ठीक है, मित्रता, और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए पूरा लिख रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो मित्रता, ये आपके पाठ ऊपर जो रहेगा वो पाठ रहेगा और नीचे जो रहेगा वो लेखक रहेगा, ये बात ध्यान रखना, आप कॉपी में लिख लेना। अब आप अगर मित्रता वाले चैप्टर में जाओ, जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है ना, तो उसमें आपको देखने को लेगा मित्र शब्द, हर एक गद्यांश में मैं गारंटी लेता हूं, आप देख लेना, मित्र या मित्रता या संगत शब्द या विश्वासपात मित्र या फिर आपका उसंग, ठीक है, ये शब्द अगर देखने को मिले, ये चीज अगर आपको देखने को मिले तो वो आप ध्यान देना कि वो हमारा हो गया आएगा मित्रता चैप्टर से। ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैंने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए ट्रिक ढूंढा है, तो प्लीज यार लाइक शेयर करना। तो ये हमारा मित्रता अगर आएगा तो ये शब्द आएंगे, तुरंत आप पाठ का नाम हेडिंग डालो, लेखक का नाम, पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस, ठीक है। रेखांकित अंश मित्र से रिलेटेड सारा लिख देना भैया, हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना। अभी मैं आपको गद्यांश भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरा है ममता, अगर ममता में से आएगा तो देखो ये आपके जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मिलेगा रोहितास, चूड़ामणि, ब्रह्मणी, ममता, अश्वरोही, ऐसा कोई गद्यांश नहीं जिसमें ये शब्द ना देखने को मिले। तो अगर ये शब्द देखने को मिलेगा आप तुरंत भैया पाठ का नाम ममता डालो और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। ट्रिक सारा समझ लो, मैं सारे चैप्टर का ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। क्या लिखूं अगर आएगा जिसके लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको निबंध शब्द देखने को मिलेगा, आसंख्यिका देखने को मिलेगा, गरिमा देखने को मिलेगा, नागार्जुन देखने को मिलेगा। अगर ये शब्द देखने को मिले तो आप भैया आंख मूंद के क्या लिखूं चैप्टर को लिख सकते हो, चैप्टर का नाम, और लेखक जो है वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे वाले चैप्टर देखते हैं। अगर आपका भारतीय संस्कृति से आएगा जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसमें आपको देखने को लगा भिन्न 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 शब्द, ठीक है, भिन्न भिन्न, संस्कृति, विज्ञान, त्याग भावना, ठीक है, अहिंसात्मक, सौभाग्य, सूखी झड़ियां, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। आपका अगर भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, राजेंद्र प्रसाद जी का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। देखो ये ट्रिक इतना बेहतरीन ट्रिक है ना कि आपका ऐसा कोई गद्यांश नहीं है जिसमें ये शब्द ना देखने को मिले, और आपका 6/6 पक्का हो जाएगा। अभी मैं आपको गद्यांश भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ देखेंगे। मतलब आज आपका गद्यांश पद्यांश, संस्कृत गद्यांश पद्यांश पूरा खत्म करा देंगे और आप कहोगे सर ट्रिक से हम करके आएंगे, ठीक है। अगला आ जाओ, ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है। मतलब आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका ईश्वरिया शब्द आएगा, निंद्रा शब्द आएगा,
दरिद्रता शब्द आएगा, ठीक है, संसार व्यापी शब्द आएगा, मूर्ति आएगा, ध्येय आएगा, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको तैयार कर लेना है। लास्ट में हमारा आता है वो है अजंता, जिसके राइटर हैं भैया भगवत शरण उपाध्याय जी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहाड़ रगड़कर चिकनी देखने को मिलेगा, और अहिंता शब्द देखो, ये अहंता, यशोधरा, वृत्त और मृग जातक। बस इतना ही आपको ट्रिक याद रखना है। कोई सा भी चैप्टर का आ जाए आप ट्रिक से पहचान सकते हो, और उस चैप्टर के बारे में आप रेखांकित अंश अगर नहीं आता तो उस चैप्टर के बारे में आप जानते हो ना। मित्रता में आया तो आप मित्रता के बारे में रेखांकित अंश लिख दो, ममता में आया तो ममता के बारे में पहले आप ये ट्रिक नोट कर लो भाई, नोट कर लो सभी स्टूडेंट। अभी पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लो, पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। आप लोग ये ट्रिक नोट भी कर लो, ठीक है। और अब हम लोग हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है 18 फरवरी में छपने वाला, वो गद्यांश देखेंगे और दिखाएंगे कि ट्रिक से आप देखो कि एक एक चीज आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। बस ध्यान से देखो। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट गद्यांश। अब देखो मैं आपको एक महत्वपूर्ण गद्यांश कराता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया 18 फरवरी के लिए, बिल्कुल भैया 1000% इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग ध्यान से समझो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। आप लोगों को मैंने ट्रिक तो बता ही दिया है, अब ये गद्यांश देखकर आप बता दो किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि इसमें भैया भगवान शब्द आया, विपद शब्द आया भैया, ठीक है। और देखो और भी बहुत सारी चीजें मैंने ट्रिक में बताया है, ब्राह्मण शब्द आएगा, ठीक है। इसमें जो है ब्राह्मण शब्द, ये अब बता दो भैया किस चैप्टर से लिया गया है, बताओ, क्योंकि इसमें आप लोगों का जो है वो ममता वाले चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि वो ट्रिक आपको दिख रहे हैं ना, वो ट्रिक। तो अब ये वाला जो है भैया, ये वाला गद्यांश भैया मैं आपको बता दूं कि 18 फरवरी में पेपर में बिल्कुल छपेगा, एकदम 1000% है। तो आप लोग ये बिल्कुल लिख लेना और फिर आप जाके बोर्ड एग्जाम में छाप देना। और मैंने ट्रिक भी बताया, अगर मित्रता से आएगा तो मित्रता, मित्र, संगत, ये सब शब्द आएगा तो भैया हर एक का आपको कर लेना है। मैं आपको पीडीएफ में इंपॉर्टेंट दे देंगे। सबसे पहले इसको आप ध्यान से पढ़ो। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है। 2 बार ध्यान से पढ़ो बच्चा, जब 2 बार आप इसको पढ़ोगे तो 50% आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, बस इतना ही अंडरलाइन है। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठियां न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं इसको कांप कर लेना, कांप रही हूं, ठीक है। और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। कितना भैया इंपॉर्टेंट है ये मैं बोल नहीं सकता। जो ममता वाले चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहला आएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो 2 नंबर, और फिर अपने पिता का कौन सा कृत्य अर्थात कार्य ममता की इच्छा के विरुद्ध लगा 2 नंबर। देखो यहां ममता शब्द भी आ गया, ममता शब्द। अब तो भैया आंख मूंद के आप बोल सकते हो सर जी ये ममता वाले चैप्टर से है। और जितना पढ़ा रहे हैं आज पढ़ कर जाओ, हिंदी का गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश सारा करके आओगे, गारंटी है। पहले आप पढ़ लो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ, जो कि आपको पता चल ही गया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लिखना है तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली यहां हेडिंग डालो पाठ का नाम और लेखक का नाम। भाई ये भी बिल्कुल सही तरीका है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। पाठ का नाम जो भी है ममता, और लेखक का नाम ये ममता हो गया और ये जयशंकर प्रसाद हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन सबसे सही तरीका है ये संदर्भ हेडिंग डालो, फिर लिखो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। इसको आप लोग अलग कलर से लिखना, अगर आप सारा ब्लू लिख रहे हो तो इसको ब्लैक से लिखना, हाईलाइट, ठीक है। और के गद्य खंड में संकलित आपका ममता। अब ममता को आपको क्या करना है, ब्लैक से लिखना है, हाईलाइट। पाठ का नाम नमक कहानी से उद्गृत है, इसके लेखक छायावाद युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। लो आपका 2 नंबर पक्का हो गया, 2 नंबर पक्का हो गया। अब हम लोग देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि ये हमारा पहला यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, जो भी आपके लेखक हैं, जो भी कवि हैं, सबसे पहले वो लिख दो। लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, रामचंद्र शुक्ल है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। जब ममता जो है सोने से भरे आभूषण के भरा हुआ थाल को देखा, तब वह हतप्रस्त यानी कि आश्चर्य रह गई, देख
देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिताजी से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए, पिताजी आप विपत्ति के लिए इतने धन इकट्ठा अर्थात संग्रह क्यों कर रहे हो? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया रेखांकित अंश। ठीक है, बस इतना ही आपको रेखांकित अंश है, क्योंकि छोटा सा रेखांकित अंश था 2 लाइन का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है अपने पिताजी के कौन सा कार्य आपको इसके इच्छा के विरुद्ध लगा, ममता के? तो देखो तीसरा है अपने पिताजी द्वारा शेरशाह के उत्कोच में रूप में लिए गए जो स्वर्ण के सिक्के माता जो ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। बस अगर आपने इतना कर दिया 18 फरवरी पेपर में, 18 फरवरी पेपर में, ठीक है, अगर आपको रेखांकित अंश मान लो नहीं आता तो कुछ भी नहीं करना ना मेरे भाई। रेखांकित अंश को क्या करना है, गद्यांश में से कम 5 लाइन कट कर लेना। 5 लाइन कट करने के बाद अपनी देहाती भाषा में छाप देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बना बना के लिख देना। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको गद्यांश में आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो आप आगे के 2-3 अक्षर मिला के पीछे के 2-3 अक्षर मिला के ढूंढोगे, आपको गद्यांश में मिल जाएगा। ऐसे आप भैया कर सकते हो। आप लोग भैया गद्यांश का ट्रिक भी मैंने बता दिया, पूरा गद्यांश भी सॉल्व करा दिया। ऐसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश में आपको अभी पीडीएफ में दे देंगे, आप लोग सॉल्व कर लेना। अब हम लोग पद्यांश देखेंगे और पद्यांश का ट्रिक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्यांश और गद्यांश का ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया ना, आप जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, ये आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब हम लोग पद्यांश का ट्रिक देखेंगे, क्योंकि हमें पद्यांश में भी 6 में 6 नंबर पक्का करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। जितना मैं आपको करा रहा हूं वो आप लोग सीखो और पूरा आप लिख लो। ठीक है, ट्रिक जितना भी बता रहे हैं लिख लो। देखो पद्यांश जो होता है वो आपका जैसे पद वाला चैप्टर सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो। धनुष भंग वन पद पर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग ये सब पे ज्यादा फोकस करो जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको सारे का इसलिए बता रहा हूं, मान लो ना आए तो आप ये वाला कर लेना। ठीक है, पद वाले चैप्टर में आपको चरण शब्द मिलेगा, सूरदास तो जरूर ही मिलेगा हर एक में, मैया शब्द मिलेगा, ग्वाल शब्द, ब्रज, ये ब्रज शब्द मिलेगा, उद्धव, निर्गुण, और इसके जो आपके सूरदास जी कवि हैं। भाई इसके बाहर अब ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक आपको हर एक पद्यांश में देखने को मिलेगा। ऐसा कोई पद्यांश जैसे कि चेक कर लो, हर एक पद्यांश आप जो 10 साल से पेपर में आया हुआ है इससे रिलेटेड आप चेक कर लो, बस ये चीज है। अब धनुष भंग वन पथ पर में क्या मिलेगा, इसके लेखक हैं सॉरी कवि हैं तुलसीदास जी। इसमें राम शब्द देखने को मिलेगा, सीता शब्द देखने को मिलेगा, पुरते निखसी शब्द तुलसीदास जी हर एक में मिलेगा, साखी सखी शब्द, चारू शब्द, ये शब्द अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाओ भैया, आंख मूंद के आप लगा सकते हो कि हमारा कौन सा है, हमारा है जो कि आपका धनुष भंग वन पथ पर से। ठीक है, अब ये अगला आ जाओ, समैया अगर आएगा तो इसमें मानुष, ग्वारन और ये रसखानी शब्द, रसखानी, आखुन धूरी, अगर ये शब्द देखने को मिले तो भैया ये रसखानी जी का जो है वो समैया है, समैया। ठीक है, बहुत वायरल है, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों के लिए 2 रात से मेहनत कर रहा हूं इसके लिए। ठीक है, 2 रात से, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। ये भक्ति नीति वाले चैप्टर से बिहारी लाल जी का, इसमें 2 लाइन का रहेगा, इसमें हर एक चीज आपको 2 लाइन का देखने को मिलेगा, मतलब 2 लाइन का। इन सब में आपको 4-4 लाइन का देखने को मिलेगा, 5-5 लाइन, 6-6 लाइन का। लेकिन जो ये है भक्ति नीति वाले में आपको 2 ही लाइन देखने को मिलेगा। जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति चल लो मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत चूना फिर घटे वर्ष मुल्क मिलाए, ये वाला आप 2 लाइन का है। ऐसे कई सारे हैं। ठीक है, वो आपको 2 ही लाइन का, और एक जप शब्द मिलेगा, एक बढ़त बढ़त, एक दूसरा शब्द मिलेगा। अगर ये शब्द मिले भैया तो जाके आप आंख मूंद के लगा दो किससे है, हमारा बिहारी लाल वाले से है। ठीक है, और भी आ जाओ, चीटी, चीटी जो है वो चंद्रलोक में प्रथम बार हर एक में देखने को मिलेगा। चीटी जो है सुमित्रानंद पंत जी इसके कवि हैं भैया, ये चीज ध्यान रखना, चीटी देखने को मिलेगा चंद्रलोक में प्रथम बार, बस यही चीज आपको देखने को मिलेगा, और आपका हर एक में चंद्रलोक में प्रथम बार है। लास्ट में है स्वदेश प्रेम, राम नरेश त्रिपाठी जी का। अतुलनीय शब्द देखने को मिलेगा, सागर शब्द, सच्चा प्रेम। ठीक है, बस ठीक है, इतने से बाहर आपका नहीं बनेगा। ये पद्यांश का ऐसा ट्रिक है ना कि आपका 6 में 6 नंबर पक्का करा देगा। देखो मैंने आपको पाठ और कवि दोनों तैयार करा दिया ट्रिक से, पाठ और कवि, भाई पाठ और कवि, बस। अब ये चीज तो आप ट्रिक से समझ गए ना, अभी पीडीएफ दे देंगे भैया, तैयार कर लेना, पूरा आप तैयार कर लेना, पहले आप समझ लो एक बार। ठीक है, तो अब आपको ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भैया, पद्यांश का ट्रिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं एक ऐसा पद्यांश जो हर साल आया हुआ है, 2026 18 फरवरी में जरूर छपेगा। फिर हम लोग संस्कृत में चलते हैं। आपको
पद्यांश का ट्रिक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हम लोग ऐसा पद्यांश देखते हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश, जो 18 फरवरी को भैया बिल्कुल छपेगा। हम यहां ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल 1000% कह सकते हैं, 1,00,000% कि ये वाला पद्यांश छपेगा, क्योंकि ये हर साल आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप ट्रिक भैया हर बार देख सकते हो। चरण शब्द आ गया, ट्रिक है। सूरदास शब्द आ गया, ट्रिक है। मैंने बताया ना कि इसमें आपको ट्रिक मिल जाएगा। सूरदास वाले में सूरदास रहता ही है, तुलसीदास वाले में तुलसीदास रहता ही है, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं लेना। इस देखो, सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ो बच्चे, सबसे पहले 2 मिनट ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सॉल्व करो। जब आप इसको ध्यान से पढ़ो ना, तो आपको 50% जो है वो आपको समझ में ऑटोमेटिक आ ही जाता है। देखो लिखा हुआ, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंग गुल्लेंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ठीक है। और बहिरो सुने गूंगी पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करना बार बार बंद होती पाई। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला देखो, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए तथा हिंदी में अनुवाद, 2 नंबर, ठीक है। अगला, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? एक ही वर्ण सा सा 2 बार आया है, 2-3 बार आया हुआ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। चरण का तत्सम रूप क्या होगा? कितना आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका संदर्भ, ठीक है। देखो मैंने आपको बता दिया ट्रिक्स है कि पद वाले चैप्टर से सूरदास जी हैं, तो यह पद श्री सूरदास, इसको आप अलग कलर से लिखना, हाईलाइट कर लेना, द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। बस इतना अगर आपने लिख दिया, लो भैया 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या आपका आता है, ठीक है। अगर रेखांकित अंश ना हो तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा है, ठीक है। तो देखो इसमें है, भक्ति श्रोमणी सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, मतलब जो कमल रूपी चरण है उसकी भैया सूरदास जी वंदना करते हैं। क्या कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, इनका कृपा अगर हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी क्या करता है, पर्वतों को लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो अंधा व्यक्ति है, अगर श्री कृष्ण जी के चरणों का आशीर्वाद मिल जाए तो लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है, दिखाई देने लगता है। और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो होता है दोबारा सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति जो है दोबारा बोलने लगता है, ठीक है। और जो यहां इसको हटाओ, दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से हो जाने से वह राजा बनकर अपने सिर पर राज जो है धारण कर लेता है, राज छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। जो दरिद्र व्यक्ति होती है, अगर श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाए ना तो आप भैया आप राजा बन जाओगे। इसलिए कहते हैं भैया पूजा पाठ किया करो, क्या पता भगवान कब आपका सुन ले, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर, ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चंस थे, मतलब आपको सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देखो यहां सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें 7 शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है, ठीक है। अगला है चरण शब्द का जो होगा, चरण होगा तत्सम रूप। बस इतना आप लिख दिए, 6 में 6 नंबर पक्का हो गया। अब बताओ इससे आसान ट्रिक कोई बताएगा नहीं ना। अब ये हमारा गद्यांश और पद्यांश हो गया, वो 12 नंबर मैंने आपका ट्रिक से पक्का करा दिया, ट्रिक से। और जो मैंने बताया है वो 18 फरवरी में छपेगा, बिल्कुल छपेगा, जो मैंने आज अभी कराया हूं। एक गद्यांश एक पद्यांश, और जो आपका है और भी चीजें जो हैं वो मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लो, पीडीएफ आपको दे देंगे अभी, और भी गद्यांश पद्यांश का। अब हम लोग देखते हैं जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है वो हमें कैसे करना है, कौन कौन सा आएगा, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा संस्कृत है ना, संस्कृत का संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। 5 नंबर का आपका संस्कृत गद्यांश आएगा, 5 नंबर का पद्यांश आएगा, टोटल आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। 10 नंबर। अब 10 नंबर अगर आपको पक्का करना है ना, बस आपको जितने चैप्टर बता रहे उतने पढ़ लो, और साथ में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे दूंगा। पहला देखो, इसमें आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य का, संदर्भ का और हिंदी अनुवाद करो 5 नंबर का, 2 नंबर संदर्भ, 3 नंबर व्याख्या, 5 नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा प्रश्न रहेगा, पाठ्यखंड में आधारित जो पद्य है, यानी कि उसका हिंदी अनुवाद और व्याख्या करो, जो श्लोक है पद्य है, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पाठ है आप लोग लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जितना बता रहा हूं वहीं से गद्यांश भी आएगा, पद्यांश भी आएगा। वीरा वीरन पूज्यते बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबुद्धो ग्रामीणा, ठीक है। और जीवन सूत्राणी भी थोड़ा सा देख लेना, 1-2 ही इंपॉर्टेंट है, जीवन सूत्राणी थोड़ा सा देख लेना, 1-2 जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो 5 और +5 यानी कि 10 नंबर पक्का हो जाएगा।
भैया पढ़ लो, अभी टाइम है, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। ये आपका 10 नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं भैया 18 फरवरी के लिए, वो मैं आपको कराऊंगा। एक क्लास लाएंगे जिसमें आपका संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्यांश भी होंगे और साथ में पद्यांश भी होंगे, दोनों मैं आपको कराऊंगा। बस इस वीडियो को आप लोग 2000 लाइक तक ले चलो, 2000 लाइक तक पहुंचाओ, शेयर करो भैया, सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत ज्यादा स्पेशल है। और भी जो सारे पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। कहां मिलेगा चलो मैं आपको बताता हूं। जितने स्टूडेंट हैं भैया आज ही आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है भैया, बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लो। आप लोगों के लिए बनाया गया बिल्कुल नया नया। ये है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जो आज मैंने पढ़ाया है अभी वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। बिल्कुल सरवन लेक्चरर, ठीक है, सरवन लेक्चरर है टेलीग्राम का। आप वहां हमसे बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लो। और भी मैंने 3 पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट वायरल पेपर दे रखा है, तो बिल्कुल फ्री है, जाके आप ज्वाइन कर लो सभी स्टूडेंट, ठीक है। सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना जल्दी से। और जो बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, ठीक है। हमारा अभी 54 फॉलोअर है, अभी नया नया है, सरवन लेक्चरर आईडी है, आप लोग जाके फॉलो कर लो, जल्दी से आप लोग फॉलो कर लो यार। 1000 तक आप लोग पहुंचाओ, 1000 फॉलोअर जल्दी से एक दिन में, ताकि मैं आप लोगों को यहां भी कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रील्स और भी बहुत सारी चीजें दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग हमें फॉलो कर लो। और आप लोग टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से वहां भी फॉलो कर लो, बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो आज ही मैं आपको देखूंगा और शाम को आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने आज पढ़ाया जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है भैया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में पद्यांश का ट्रिक भी मैंने आपको बताया है, साथ में संस्कृत भी मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। ये क्लास बहुत स्पेशल। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। बहुत ज्यादा मेहनत करते, बिना खाना खाए पिए आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो प्लीज आप लोग लाइक करना। भगवान आपको टॉपर बनाएंगे, 95% दिलाएंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। लोगों को बस 5 जीवन परिचय बताऊंगा, और अगर आपने ये 5 जीवन परिचय तैयार कर लिया ना, तो 5 + 5 = 10 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा भैया 18 फरवरी पेपर के लिए, ठीक है। और इसमें आपको केवल 2 लेखक का तैयार करना है और 3 कवि का तैयार कर लेना, बस। इससे बाहर आपका 18 फरवरी को एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला आपको तैयार कर लेना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बहुत वायरल, ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना आए, 1000% भैया आएगा। और मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जितना भी जीवन परिचय है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी मैं आपको एक एक करके पढ़ा भी दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, एक एक को हम लोग समझेंगे। और दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद, ये 2 आपको तैयार कर लेना, 5 नंबर पक्का हो जाएगा। बस 2 ही लेखक का तैयार करना है, कितना, 2 लेखक का, बस 2 लेखक का तैयार कर लो बस, ठीक है। और 3 कवि का तैयार कर लेना। जो बता रहे हैं उतना ध्यान रखो, हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाए हैं और हिंदी में 99 मार्क्स, 98 मार्क्स, 97 मार्क्स स्टूडेंट लाए हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है। फिर तीसरा है सूरदास जी का, भैया बहुत वायरल है सूरदास जी। फिर चौथा है गोस्वामी तुलसीदास जी, लो भैया 100% छपने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी का, ये कवि हैं। और 5वां महादेवी वर्मा। तो ये 3 कवि का अगर आपने तैयार कर ली, ये 5 नंबर पक्का हो जाएगा। टोटल आपको 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना है 18 फरवरी पेपर के लिए, बस। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छपेगा। अब कैसे लिखना है, कौन सा आपका जीवन परिचय लिखना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को 100% आएगा, एक कवि का, एक लेखक का बताएंगे, और सारा मैं आपको पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक भैया जीवन परिचय जो कि सबसे ज्यादा वायरल है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और ये 100% भैया छपेगा आपके बोर्ड पेपर में, ये 100% छपेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं 18 फरवरी पेपर में। और ये जो है लेखक का भैया 18 फरवरी को जो आप लोगों का पेपर है ना, एकदम 100% छपेगा। और जैसा बताएंगे वैसे ही लिखना। सबसे पहले मैं पूरा जीवन परिचय यहां लिख बताऊंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें से ज्यादा नहीं, 5 से 6 टॉपिक, यानी कि उनका जन्म कब हुआ, आप क्या करोगे, यहां जब इनका, आप यहां छोटा सा ऊपर संक्षिप्त जीवन परिचय बगल में लिख देना कि उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। 6 चीज आपको अपने संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखना है, ठीक है। और हम आपको एक बड़ा सा जीवन परिचय, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा बताएंगे, और आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना। देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में सुंघनी सन 1889 ईस्वी में हुआ था, मतलब सुंघनी में सन 1889 में हुआ था।
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है। और इनके पिता का नाम जो था वो क्या था भैया, देवी प्रसाद, जो कि देवी प्रसाद नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में था, ठीक है। मतलब इनका एक वैश्य परिवार था। और सबसे बड़ी बात, जैसे इनका जन्म, आप इसको भैया ब्लैक से लिखना, मतलब हाईलाइट करना, इनके पिता का नाम हाईलाइट कर लेना, ब्लैक से लिखना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान रखना। चलो मैं आपको कॉपी में दिखाता हूं। देखो हमारे पास ये है एक कॉपी, ठीक है। और अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको मतलब कॉपी दिखा दूंगा, ठीक है। देखो यहां मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डाला है, मतलब का मतलब है जो आपका लेखक का जीवन परिचय, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा है। अब यहां मैंने एक डिब्बा बनाया है जिसमें मैंने क्या लिखा है, संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर मैंने पूरा जीवन परिचय लिखा है, फिर आगे जो है वो मैंने इनका मतलब मृत्यु वगैरह, रचनाएं वगैरह लिखा है। तो ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं आपको ये वाला पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मतलब पूरा मैं आपको सब कुछ दूंगा, पूरा समझाऊंगा। मतलब इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार था वो तंबाकू का था, मतलब तंबाकू जो होता ना उसका मतलब व्यापार था। और इनके युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। देखो इनसे आप छोटा भी लिख सकते हो, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके 4 वर्ष बाद ही इनके माता का भी देहवासन हो गया, मतलब स्वर्गवास हो गया, ठीक है। अब जब माता पिता का भैया स्वर्गवास हो गया, इसलिए प्रसाद जी का शिक्षा जो है पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। और प्रसाद जी हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी की शिक्षा घर पर ही किया। जब माता पिता का देहवासन हो गया तो भैया उतना ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी, भाई कितना भी करे भाई, अब उसको घर भी देखना है और जयशंकर प्रसाद जी को भी देखना है, सब कुछ, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। अब इसके बड़े भाई शंभू रत्न की मृत्यु के बाद इनका जो तंबाकू का व्यापार था वो बिल्कुल से ठप हो गया और इनका परिवार जो है ऋणग्रस्त हो गया। और फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं कि ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जयशंकर प्रसाद जी को। और प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंज के कारण इनका शरीर जो है बिल्कुल दुर्बल हो गया और काशी में सन 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। 1937 में इनका स्वर्गवास हुआ था भैया। और जन्म जो था 89 में हुआ था। कुल 48 वर्ष जिंदा थे बस। कहीं कहीं आपका जो है मतलब 90 भी लिखा रहता है जन्म, तो ध्यान रखना। रचनाएं जो है काव्य इनका आंसू है, कामायनी है, झरना, इसमें से 3 रचना लिखना, केवल 3 रचना, इतना बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। लिख देना तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं आता तो आप रचनाएं हेडिंग डालो, 3-4 रचना लिख देना। उपन्यास है इरावती तितली, कहानी जो है इनका भैया आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है, और नाटक जो है वो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। बस ये इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो इसको तैयार कर लो, ठीक है। और ये हमारा हो गया पहला जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि लेखक का आपका 5 में 5 नंबर पक्का हो गया। जो बचा है वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यह वीडियो के लास्ट में आ जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। दूसरा जो आपको तैयार कर लेना वो कवि में तुलसीदास जी का तैयार कर लेना, जो कि 18 फरवरी को यहां हम कह सकते हैं कि 100% आएगा भैया, कोई नहीं काट सकता ये वाला जीवन परिचय कवि का, ठीक है। अब संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग बना के लिख देना, मैंने बताया है नाम, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, रचना, बस, ठीक है। अब आप जीवन परिचय हेडिंग डालो। अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 में संवत 1589 में कहां हुआ था, जो है राजापुर, ठीक है, बांदा के जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं उनका जन्म जो है एटा जिले के सोरू नामक स्थान को मानते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो कवि होते हैं उसमें मतभेद होता है, बहुत ज्यादा मतभेद होता है, उनका बिल्कुल पता नहीं होता कि इनका माता कौन है, पिता कौन है, ये सब, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। और इनका जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने बाल्यावस्था में ही त्याग दिया। मतलब अभुक्त मूल नक्षत्र का मतलब होता है खराब नक्षत्र में होने के कारण, ठीक है। और ये आप लोग नोट करते रहो। और इनको जो है बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा और प्रसिद्ध संत नरिहर दास ने इनको क्या किया, ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान किया। और तुलसीदास जी वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए थे। ये जो पॉइंट है ये हर एक में लिख सकते हो, हर एक में भैया। उन्हें वेद, वेदांग, इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि का अध्ययन था और ये घर पर ही बैठकर अध्ययन किए थे। ये हर एक में मैंने देखा है, ठीक है। और इनका जो है विवाह पंडित दीनबंधु पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ। स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से, ठीक है। अब आगे देखो, इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी के डांट के कारण तुलसीदास जी संसारिक मोहमाया को सब कुछ त्याग दिया अर्थात विरक्त कर दिया। मतलब एक बार इनकी पत्नी ने इनको डांट दिया था, ठीक है, और ये पूरा संसारिक मोहमाया त्याग दिया। श्री राम भक्ति भाव जागृत होता और 1574 में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखना। और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में लगभग हुआ था, लगभग, देखो लगभग समय है। अब रचनाएं इनका है दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आदि।
आदि, ये इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। बस तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये है हमारा कक्षा 10 हिंदी के जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय कवि और लेखक का, और 10 नंबर आपका पक्का, 10 मार्क्स जो है वो पक्का है। और ये 18 फरवरी को एकदम 100% छपेगा, 100%। तो ये आप लोगों को भैया बिल्कुल तैयार हो गया ना। अब जो बचे हैं उसको मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। अब हम लोग देखते हैं वो निबंध जो हमारे 18 फरवरी में 100% आएगा, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, वो निबंध हम लोग देखते हैं। जीवन परिचय आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। जो 3 बचा है वो आप लोग HW भैया घर पे कर लेना, मैं आपको पीडीएफ दे देंगे और आप लोग लिख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। पहले लाइक कर दो, फिर हम लोग निबंध की ओर बढ़ते हैं। लाइक करो फटाक से, फिर निबंध देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे निबंध। देखो जीवन परिचय का 10 नंबर तो आपका 10/10 मैंने पक्का करा दिया ना। अब हम लोग 7/7 यानी कि निबंध का पक्का करेंगे, क्योंकि हमें एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। तो हम लोग निबंध को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये 10th हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। जो महत्वपूर्ण निबंध है 2026 बोर्ड 18 फरवरी हिंदी पेपर के लिए, 18 फरवरी हिंदी पेपर के लिए वही बताएंगे, ठीक है। और आप लोग ये निबंध बिल्कुल सही तैयार कर लेना। पहला आपको तैयार करना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। भैया बहुत वायरल निबंध है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, मतलब पहले देखे होंगे पेपर कई सारे, तो आप लोगों ने देखा होगा ये निबंध बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और स्वच्छ भारत अभियान, देखो भाई स्वच्छ यानी कि स्वच्छ भारत अभियान यानी कि जो सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना सरकार का, तो इस पर निबंध जरूर आ सकता है, ठीक है। एंड जो हमारा है विज्ञान वरदान या विशाप देवी, बहुत ज्यादा वायरल निबंध है। जितना भी वायरल है अभी मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। और छात्र और अनुशासन बहुत वायरल है, ठीक है। और 5वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और लास्ट एक निबंध आप लोग तैयार कर लेना, 6वां नंबर, जो कि है बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी पर निबंध, ठीक है। अगर आपने ये 6 निबंध तैयार कर लिया तो मैं कहता हूं निबंध से कोई सा भी अब टेंशन नहीं लेना है। अब सबसे बड़ी बात बच्चा, निबंध लिखने का ट्रिक समझ लो, ट्रिक निबंध लिखने का ट्रिक समझ लो भाई, जिंदगी भर याद रखोगे हमें। कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, ये 5 निबंध 6 में निबंध से कोई सा भी, सबसे पहला आप हेडिंग डाला रूपरेखा। हर एक निबंध में सबसे पहला हेडिंग आप डालना रूपरेखा। जो भी आप लिख रहे हो, कोई सा भी आप लिख रहे हो, ठीक है, सबसे पहला हेडिंग रूपरेखा रहेगा। दूसरा हेडिंग जो आपको डालना है वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना, ठीक है। ये हेडिंग आप लोग डाल देना, प्रस्तावना, बहुत ज्यादा वायरल है। और तीसरा जो आपको भैया निबंध का हेडिंग डालना है, जो कि है वो अर्थ। जो भी आप लिख रहे हो उसका अर्थ लिख लेना, ये ट्रिक हमेशा याद रखना। और चौथा जो आप लोगों को हेडिंग डालना है वो है भैया आपका उपसंहार, लास्ट वाला। तो ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में आपका कॉमन होता है। बस 2 हेडिंग आप खुद से बना के लिख दो, पूरा निबंध तैयार, ठीक है। अब कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखो निबंध आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम की एक फाइल की तरह कॉपी दी जाएगी, अब उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्रश्नोत्तर संख्या भैया 9 डाल देना है। जैसे मैंने यहां डाला है। क्लास 10 में निबंध जो होता है 9 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे? 9, मतलब प्रश्न पे आता है, मतलब 9 नंबर पे, ठीक है। अब आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना और फिर यहां लिखना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। जैसे मैंने यहां लिखा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर मैंने भैया निबंध लिखा है। अब सबसे पहले आप रूपरेखा हेडिंग डालना और वो लिख देना जो आप हेडिंग डिस्कस करने वाले हो। जैसे पहला प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ मैंने डिस्कस किया है, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर समस्या का समाधान, फिर मैंने उपसंहार। 5 हेडिंग, यानी कि हमने 5 हेडिंग भैया डिस्कस किया है। 5 हेडिंग, जो मैंने हेडिंग डिस्कस किया है वो मैंने लिख दिया है। और ये एक हेडिंग ये होके हमारा 6 हेडिंग हो जाता है, ठीक है। अब देखो लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना का मतलब है आप उस निबंध के बारे में जो भी जानते हो उसका छोटा सा भाग लिख दो, ठीक है, थोड़ा सा। तो आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस समस्या जो है इस समय हमारे समाज सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ भैया प्रदूषित हो चुका है। और इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए ताकि सब लोग जाने। और यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो हमारा जो मानव जीवन
जीवन है वो बाध्य हो जाएगा और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। छोटा सा मैंने प्रस्तावना लिख दिया है। फिर हमारा प्रदूषण का अर्थ क्या है, अर्थ आप हेडिंग डालो, बहुत अच्छे से लिखो, जो भी जानते हो भैया लिखो कि संतुलित वातावरण में ही मानव का जो है विकास वो संभव है और पर्यावरण का जो निर्माण है वो प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को क्या कर रहा है, बिगाड़ कर दूषित कर रहे हैं और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है और इससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है। बस ये दो हेडिंग हमने काफी अच्छे से लिखा है। देखो आपको अगर आता है तो बहुत अच्छे से आप हेडिंग डाल के टॉपिक टू टॉपिक खूब अच्छे से लिखो, मेन चीज आप बना के लिखो। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे ही लिखो, आप बना के लिखो जितना लिख सकते हो। ये तो हमने खुद अपनी भाषा में लिखा है, ना तो मैंने बुक की भाषा लिया है और ना ही मैंने गाइड की भाषा लिया, अपनी भाषा में, ठीक है, जो मेरे माइंड में आया वो लिख दिया। प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। जैसे पहला वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण का जो है, वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आजकल जो है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो बिगड़ रहा है और वायु जो है हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। अब आता है ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, देखो जल ही जीवन है कहा जाता है और आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है कि जो जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं भैया। क्योंकि जल अगर प्रदूषित होगा, उसको पियोगे तो आपके अंदर जीवाणु कीटाणु सब हो जाएंगे और उससे आप भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। और अगर जो जानते हो लिख देना। जैसे मैंने यहाँ ध्वनि प्रदूषण लिखा है। ध्वनि प्रदूषण जो है आज का एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। और एक मैंने लिख दिया रासायनिक प्रदूषण। 4 से 5 आप लिख देना, ठीक है, कि द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा जो है, रासायनिक द्रव्य जो खाद है वो भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब अगला हम लोग देखेंगे समस्या का समाधान। देखो समस्या का समाधान भैया, ठीक है, देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है और दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा है भैया। जितना ज्यादा वृक्ष काट रहे हो ना उतना ज्यादा आपके ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है और बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो हमारा औद्योगिक प्रगति विश्व के सम्मुख जो है एक नई समस्या को जन्म दिया है, जो कि आप लोगों का है क्या, प्रदूषण की समस्या, ठीक है। और आजकल जो है प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको अगर आपने कम नहीं किया, मतलब कम नहीं किया तो क्या होगा, आप समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। बस अगर कम नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। लास्ट में उपसंहार है। लास्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उपसंहार। देखो उपसंहार क्या, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण के प्रति जागरूक है। इसका मतलब होता है निष्कर्ष क्या निकला लास्ट तक उसने जागरूक है और उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम भी लागू किया था और वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी बनाए गए थे। सभी लोगों को वृक्ष के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए और न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिए और यह संकल्प ले कि आप कोई भी शुभ अवसर आने पर एक वृक्ष जरूर लगाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग अगर ऐसा निबंध लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो 7 में 7 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। और बस ऐसे लिखना। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ आप लोग भैया अच्छे से जाके डाउनलोड करो। श्रवण लेक्चरर हमारा टेलीग्राम है, श्रवण लेक्चरर, ठीक है, आप लोग जाके डाउनलोड करो। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, वो भी आपको पक्का करा देंगे, संस्कृत, गद्यांश सब। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और सभी स्टूडेंट हर जगह शेयर कर दो। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।